हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8th साइंस के चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन की गई है, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट को कैसे हम देखभाल करते हैं और कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं ये समझाया गया है। बच्चों, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हेलो स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। मतलब हमको क्रॉप का प्रोडक्शन करना है और उसको किस हिसाब से मैनेजमेंट करके आगे रखना है, हमको स्टोर कैसे करना है, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों, पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो कार्टून लिए गए हैं, इन दोनों कार्टून का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। इन दोनों कार्टून का बेसिकली मतलब ये है कि क्लास की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ में आपको बिल्कुल ऐसे परफॉर्मेंस करना है जैसे इस बुक में ये बूझो और पहेली करते आए हैं। तो बच्चों, प्रीवियस ईयर की बुक में भी आपने बूझो और पहेली के बारे में सुन रखा था। इनके माइंड में कई तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं और क्लैरिफिकेशन के बीच बीच में ये सॉल्यूशंस भी देते रहते हैं। तो फिलहाल बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं पहला पैराग्राफ से। यहाँ पे कह रहा है कि पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस, मतलब अपने चाचा के घर जाते हैं ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में। देयर अंकल इज अ फार्मर, मतलब उनके चाचा क्या है, किसान है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी। बच्चों, ये जो खुरपी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये गांव में जब आप जाएंगे, किसान जब खेती करता है तो इन सब टूल्स का यूज़ करता है। यहाँ पे सिकल, शॉवल, प्लू, ये सारी चीज़ें खेतों में यूज़ की जाती हैं। कब यूज़ की जाती हैं? जब क्रॉप का प्रोडक्शन कोई किसान करता है। तो बच्चों, हसिया का नाम आप लोगों ने सुना था, खुरपी का नाम सुना था, बेलचा वगैरह, ये सारे इसके हिंदी नेम्स हैं। आगे बच्चों पढ़ते हैं। यहाँ पर बूझो कुछ जानना चाहता है। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। मतलब बूझो पूछ रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टूल्स हैं ये कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। तो समझते हैं बच्चों कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। मतलब हम लोग जैसा कि जानते ही हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट होते हैं वो तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। बच्चों, लास्ट ईयर वाली बुक में आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में ये सब पढ़ा था कि न्यूट्रिशन कैसे वर्क करता है। तो फिलहाल ये सब नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा रिकॉल करना है हम लोगों को अपनी प्रीवियस ईयर की जितनी भी पढ़ाई थी। अब बच्चों आगे समझते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस मतलब हम लोग, ये सारे क्या करते हैं? नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसका मतलब हम लोग डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पे। तो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, कहाँ से उनको खाना मिलता होगा? तो बच्चों, हम लोगों को ये जो खाना है ये कैसे मिलता है, इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है। तो बच्चों समझ लेते हैं आगे क्या है। यहाँ पे कहने की कोशिश, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। मतलब हमारी बॉडी को कई तरह के फंक्शंस को परफॉर्मेंस करने के लिए कई तरह की एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, कई तरह की एनर्जी का मतलब यहाँ ऊर्जा की ज़रूरत है। तो वो बॉडी को ज़रूरत होती है और वो रिक्वायरमेंट हमको कैसे पूरी करते हैं, हम कैसे पूरी कर पाएंगे? फूड से। तो यहाँ पर कौन कौन सी वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, उनके नाम बच्चों यहाँ दे रखे हैं, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो दीज आर द वाइटल एक्टिविटी विच आर मेनली परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर बूझो के पास कुछ चीज़ें हैं पूछने के लिए। सिंस वी ऑल नीड फूड, तो सिंस वी ऑल नीड फूड, हम लोग को भोजन की आवश्यकता होती है। हाउ कैन वी प्रोवाइड, कैसे इसको प्रोवाइड किया जा सकता है? फूड टू अ लार्ज नंबर इन अ पीपल ऑफ द कंट्री। तो इसका मतलब ये है, जो जितने भी पीपल हैं, इतने सारे पीपल को कैसे हम फूड रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कर सकते हैं, ये कैसे करना है। तो बच्चों, इसका चैप्टर का नाम ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो मैनेज करना है, तो कैसे मैनेज करना है, तो आज समझ लेते हैं बच्चों मैनेज कैसे करना है। तो यहाँ बात कर रहे हैं फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब ये जो फूड है इनको लार्ज स्केल पे बच्चों क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। अब प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड नेसेसरी होता है। बहुत ही आवश्यक होता है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी जगह जगह पे होता रहे। क्योंकि अगर इतनी बड़ी मात्रा में अगर हम उपज या फिर फसल उगाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए तो वो फसल हमारी बेकार हो जाएगी। तो बच्चों, एक किसान अपने घर में इतनी बड़ी फसल को स्टोर करके नहीं रख सकता। तो बच्चों, बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो चालू हुई, ये कब से चालू हो गई और किसान ने खेती करना कैसे चालू कर दिया।
तो बच्चों यहाँ हेडिंग है 1.1। 1.1 का मतलब बेसिक्स ये हुआ कि चैप्टर 1 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो। तो क्या है टॉपिक? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब अब हम करने वाले हैं कई तरह की प्रैक्टिस जिसमें हमको ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर करना है। तो बच्चों पहले हिस्ट्री समझ लेते हैं। टिल 10,000 बीसी। बच्चों बीसी का मतलब यहाँ बिफोर क्राइस्ट से हो गया, मतलब ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो 10,000 साल पहले की बात है। पीपल वर नोमैडिक। कैसे होते थे बच्चों? नोमैडिक होते। तो यहाँ नोमैडिक शब्द का मतलब समझ लेते हैं। नोमैडिक मतलब ऐसे पर्सन या फिर ऐसे हमारे एंसेस्टर जो क्या करते हो, घूमते हो, मतलब एक प्लेस पे कभी रुकते ना हो। तो यहाँ पर कहा गया दे वर वैंडरिंग, मतलब होता है इधर उधर घूमने वाले, घुमंतु स्वभाव के होते थे। और किस ग्रुप में घूमते थे? हमेशा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। किसकी खोज में जाते थे बच्चों? भोजन की तलाश में। और किसकी तलाश में बच्चों? रहने के लिए स्थान ढूंढते थे। दे एट रॉ फ्रूट। रॉ मतलब कच्चे फ्रूट खाते थे। एंड वेजिटेबल, सब्जियां खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग। और क्या करते थे बच्चों? हंटिंग करते थे, मतलब शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे? एनिमल्स का शिकार करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको भोजन उसी से मिलता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। तो उन्होंने चावल की खेती चालू कर दी। और किसकी बच्चों? गेहूं की खेती चालू कर दी। एंड अदर फूड क्रॉप्स चालू कर दिए उगाना। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। यहाँ से एग्रीकल्चरल की शुरुआत हुई। तो बच्चों ये हिस्ट्री जो थी थोड़ी सी तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, अगर एक ही सेम काइंड के प्लांट को ग्रो किया जाता है एक एक खेत में, उस प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर अगर खेती की जाती है तो उसको बोलते हैं फसल। तो बच्चों फसल की परिभाषा या क्रॉप की डेफिनेशन क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। फिर से एक बार समझ लेते हैं बच्चों। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब एक लार्ज स्केल, एक ही प्लेस पर होने वाला जो एक सेम काइंड की जो प्लांट्स हम लोग उगाते हैं उसे ही बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मतलब अगर एक खेत में हम क्या किसकी फसल उगाते हैं? गेहूं की, तो उसको बोलते हैं गेहूं की फसल। तो बच्चों यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स एंड द फ्रूट्स। तो बच्चों कई तरह की क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। अनाज के लिए अलग क्रॉप्स है, वेजिटेबल सब्जियों के लिए अलग क्रॉप है, एंड फ्रूट्स के लिए अलग सी क्रॉप्स है। तो अब बात करते हैं दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इनको क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। तो मौसम के आधार पर इनको कैसे क्लासीफाई किया गया आइए जानते हैं। तो हमको पता है इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, बहुत ही विशाल देश है। तो इतना बड़ा विशाल देश है कि इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसका मतलब इतना ये विशाल है कि इसके जगह जगह पे दूर दराज जो ज़िले हैं, जो राज्य हैं, जो यूनाइटेड टेरिटरीज़ हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मौसम को देखा गया है। तो बच्चों इसी को देखते हुए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप भी तैयार की जाती है। ठीक बच्चों, देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को डिफरेंट टाइप्स के रीजन्स में उगाया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इसी डाइवर्सिटी को देखते हुए टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। तो कितने आइडेंटिफाई हो गए पैटर्न्स बच्चों? दो तरह के फसल हमको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट इज नोन एज खरीफ क्रॉप एंड द सेकेंड इज रबी क्रॉप। तो बच्चों समझते हैं खरीफ क्रॉप क्या होती है और रबी क्रॉप क्या होती है। तो बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। तो ऐसी क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो रेनी सीजन का मतलब बच्चों यहाँ पर बारिश के महीने से है। तो बारिश की शुरुआत होते ही ये क्रॉप क्या करी जाती है? उगाई जाती है। इसका मतलब ऐसी क्रॉप जिनको पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है उन्हीं को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। और बेसिकली द रेनी सीजन इन इंडिया की बात करते हैं तो जनरली स्टार्ट होता है जून से सितंबर के बीच, जिसको हम कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? पैडी क्रॉप, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आदि जो है कई तरह की फसलों को हम खरीफ क्रॉप के अंतर्गत रखते हैं। बच्चों बात करते हैं रबी क्रॉप, तो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, मतलब ऐसे सीजन जब जाड़ा चालू हो जाता है तो उसे बोलते हैं आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च तक का इनका जो पीरियड होता है। किन पीरियड? रबी क्रॉप्स का। तो एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स आर जैसे कौन कौन से होते हैं? वीट होता है, ग्राम होता है, पी होता है, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो बच्चों बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो बच्चों यहाँ क्लियर हो गया कि समर सीजन में
कई तरह की सब्जियों को उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1.2 का मतलब समझाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 1.2 का मतलब चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट या फिर सेकंड टॉपिक। तो बच्चों यहाँ पर टॉपिक की बात है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बच्चों बूझो के पास कुछ चीज़ें समझाने के लिए देख लेते हैं। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो पैडी कैसी क्रॉप थी? खरीफ की क्रॉप थी। खरीफ के मतलब कैसी क्रॉप? सीजन कैसा था बच्चों? सीजन था रेनी सीजन। तो रेनी सीजन वाली क्रॉप को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता, ये सवाल है बूझो का। तो पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। तो बच्चों क्लियर हो गया, पैडी कौन सी क्रॉप थी, सीजन क्या था इसका, रेनी सीजन। तो रिक्वायर क्या करेगा, मोर वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो बच्चों क्लियर हो गया, जाड़े के महीने में हमको पानी जो है कम देखने के लिए मिलता है, बारिश कम होती है, इसलिए रेनी सीजन वाली क्रॉप को या फिर खरीफ की क्रॉप को कभी भी हम जाड़े में नहीं उगा सकते। बच्चों यही एक छोटा सा रीजन था। आगे बढ़ते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। इसका मतलब कई तरह की एक्टिविटीज होती है अंडरटेकन इन द कल्टीवेशन प्रोसेस। तो कल्टीवेशन मतलब जो फसल को उगाया जाता है, इस प्रोसेस में कई तरह की एक्टिविटीज आती हैं अंडरटेकन बाय द फार्मर्स। और किसके द्वारा यूज की जाती है, किसानों के द्वारा, और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और कई समय तक जो फसल उगाई जाती है या फिर उगाए रखने की जो प्रोसेस होती है, इसको हमको समझना है। यू मे फाइंड दैट these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grown ornamental plants in your house। बच्चों आपने कभी कभी अपने घरों पे भी कई तरह के प्लांट्स उगाए होंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन से टास्क होते हैं जिसको रेफर्ड किया गया है इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो बच्चों यहाँ पर है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दीज एक्टिविटीज़ आर जस्ट बिलो, आपके नीचे दे रखी है, यहाँ पर लिस्ट में दिए हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम क्या तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम लोग कह लो या फिर कह लो किसान लोग सॉइल को तैयार करने के लिए बैठे रहते हैं। अब क्या करना बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं, जब जब ये जो सॉइल होती है प्रिपेयर हो जाती है, तो बच्चों क्या करते हैं, सोइंग। सोइंग, अब सोइंग किस चीज़ का होगा, ये जो बीज होते हैं उसको डालने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अब हमने खेतों में क्या किया, सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन कर ली। कैसे करेंगे प्रिपरेशन, अभी एक्सप्लेनेशन आगे आपको मिलेगा। कैसे हमने बीज बोया था, ये एक्सप्लेनेशन भी आगे मिलेगा। अभी तो फिलहाल पॉइंट पढ़ लेते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो कौन से इनऑर्गेनिक होते हैं, कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिलने वाला है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंचाई। सिंचाई करने के बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन इन अ वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स निकलने चालू हो जाते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स। तो इनको हटाने के लिए वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं किसान। फिलहाल वो आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या है, हार्वेस्टिंग एंड द लास्ट में बच्चों स्टोरेज। तो ये जो प्रोसेस होती है इन्हीं को हमने नाम दिया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। विद द हेल्प ऑफ दीज प्रैक्टिसेस फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी जो क्रॉप होती है उनका प्रोडक्शन और किस हिसाब से उनका मैनेजमेंट करना होता है, ये इन्हीं पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ाता है वो। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं 1.3 का बच्चों मतलब समझ में आ गया। चैप्टर 1 है, थर्ड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल की जो प्रिपरेशन होती है वो फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों। क्लियर हो गया, कौन सा स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप। बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, क्रॉप को उगाने से पहले किसान क्या करता है, मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है जो एकदम चिपक चुकी होती थी, चपटी हो चुकी थी, उसको क्या करता है, प्रिपेयर करना चालू करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। इसका मतलब जो लेयर जम चुकी थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस लेयर को तोड़ना या फिर उस सतह को तोड़ना। तो बच्चों दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसका मतलब जो नीचे की मिट्टी है जिसमें क्या है उपजाऊ चीज़ें नीचे हैं, वो धीरे धीरे कहाँ आना चालू हो जाएंगे, बाहर निकलना चालू हो जाएंगे, और वो पेड़ पौधों के लिए या फिर सीड के लिए क्या होती हैं, यूजफुल होती हैं। अब बच्चों बात करेंगे कि किस हिसाब से दिस अलाउ द रूट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, कैसे तैयार करते हैं। अब हम कैसे इसको तैयार करें, वाई डज द लूजिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली, कैसे अलाउ करता है जो सॉइल ब्रीथ ईजिली, ये समझेंगे। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। तो बच्चों अर्थवॉर्म हमारी सहायता कैसे कर रहा है, कैसे किसानों का मित्र कहलाता है, क्यों कहलाता है, इसको भी समझेंगे।
तो एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, तो हमको पता है कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, और हमारी सहायता करते हैं एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक बच्चों, क्लियर हो गया। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स, क्या होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। अब ये मित्र क्यों होते हैं, तो इनकी कई चीज़ें हैं, इनके कई फंक्शंस हैं जो हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus। तो ह्यूमस का मतलब जो किसान ऊपर की लेयर में, जो मिट्टी के ऊपर की लेयर में जो चीज़ डालता है, या फिर ये समझ लेते हैं जो मिट्टी के ऊपर की लेयर में पाया जाने वाला जो तत्व होता है उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो बच्चों यही ह्यूमस अगर ऊपर से लेयर से हट जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो फिलहाल सॉइल इरोजन हमको अभी नहीं पढ़ना, आगे वाले चैप्टर्स में जरूर मिलेगा। फिलहाल तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट। तो बच्चों यहाँ पढ़ते यू हैव लर्न, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि सॉइल कंटेन्स मिनरल, कौन कौन से, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट कंपोज्ड या गेट डीकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो सॉइल के अंदर कई तरह के ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं, और इनका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने का। कई तरह के नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज जो है कहाँ मिलते हैं, हमको मिट्टी में दबे हुए मिलते हैं। तो बच्चों फिलहाल इतना कुछ हमको डीप में नहीं पढ़ना है, हमको बेसिक्स समझना है कि दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और दोबारा से यही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाए, किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स या फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ ही सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, कुछ ही ऊंचाई तक जो पौधे होते हैं वो मिट्टी की जो ऊपर की सतह होती है उसी का यूज़ कर पाते हैं। तो कितनी ऊंचाई तक, फ्यू सेंटीमीटर्स की ऊंचाई किसकी होनी चाहिए, सॉइल की। इसके नीचे तक जो है उसको ह्यूमस नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा बच्चों, प्लांट्स को। तो अब समझ लेते हैं कि यहाँ पे मेन चीज़ आने वाली है, मेन पॉइंट आने वाला है। सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, फ्यू सेंटीमीटर मिट्टी की जो लेयर होती है उसी में से प्लांट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ रूट जो मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्व कर लेता है। स्टूडेंट अब हमको एक प्रोसेस समझनी है, तो प्रोसेस में क्या बताया गया थोड़ा सा समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, तो लूजनिंग किस चीज़ की है, एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लूइंग। तो प्लूइंग का मतलब बच्चों प्लू शब्द से समझ में आ गया था, हल। अब यहाँ प्लूइंग एक प्रोसेस होती है जिसमें ऊपर की लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल होती है उसको क्या करते हैं, वो लूजिंग कर देते हैं, मतलब उसको धीरे धीरे पीसना चालू कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लू। प्लू मतलब हल, हल की सहायता से उसको जोतना, मतलब खेत जोतना चालू कर देते हैं। अब बच्चों दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लू, प्लू मतलब समझ में आ गया बच्चों, हल की बात की जा रही है। प्लस आर मेड ऑफ वुड और आयरन, किसके बने होते हैं, लोहे के भी बने होते हैं, लकड़ी के भी बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, सपोज करिए सॉइल कैसी है, काफ़ी हद तक सूखी हुई है, इट में नीड वाटरिंग, अब उसको जरूरत पड़ेगी किसकी, वाटरिंग, मतलब सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो द प्लू फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब जब जो प्लू ने मिट्टी की जो ऊपर की लेयर उखाड़नी चालू की थी, अब वहाँ पर क्या बनने लगे, क्रम्स बनने लगे। क्रम्स का मतलब बच्चों मोटी मोटी जो मिट्टी के गादे होते हैं उसे बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, मतलब ये भी जरूरी है कि वो जो क्रम्स हैं उनको भी तोड़ा जाए विद अ प्लैंक। अब बच्चों प्लैंक क्या होता है, आल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ टूल विच इज़ मेनली यूज इन द क्रॉप प्रोडक्शन। तो द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एंड एज वेल एज इरीगेशन पर्पज। आप जो ये जो लेवल्ड की गई है, ये जो मिट्टी है, सॉइल है, इसका जो प्रिपरेशन की गई है, अब क्या होगा इसके बाद बच्चों, इरीगेशन पर्पस के लिए ये सब किया गया है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो बच्चों किसकी सहायता की जा रही है, लेवलर की सहायता से जो क्रम्स थे वो तोड़े जा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सम टाइम मैन्योर्स इज एडेड टू सॉइल, मतलब सॉइल में ये जो मैन्योर शब्द का इस्तेमाल किया बच्चों, किसान लोग मैन्योर्स को या फर्टिलाइजर्स को मिट्टी के प्रिपरेशन के बाद क्या करते हैं, वो मैन्योर्स का यूज़ कर लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, सॉइल के बाद जब वो बीज डाल देते हैं, सोइंग सीड जब कर लेते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, मैन्योर्स ऐड करते हैं। तो फिलहाल ये कोई इशू नहीं है, समझ लेते हैं क्यों ऐसा किया जाता है। सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग, मतलब टिलिंग करने से पहले उसमें मैन्योर्स डाल दिया जाता है। दिस हेल्प्स, क्या हेल्प करता है, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज वाटर बिफोर सोइंग, तो दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर, ये जो है हेल्प करता है, वो जो मैन्योर हमने खेतों में डाला था वो प्रिपरेशन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो मैन्योर अच्छे से मिट्टी में
मिक्सअप हो जाता है। तो बच्चों क्लियर हो गया। द सॉइल इज वाटर बिफोर सोइंग। सोइंग का मतलब जब बीज हम उसमें बो देते हैं उसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब बच्चों क्लियर हो गया होगा, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई वाली प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो फिलहाल तो अभी बात करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। तो कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल, तो देख लेते हैं बच्चों। बिफोर सोइंग द सीड मतलब सीड को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू दीज साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड्स। यील्ड का मतलब बच्चों जो फसल हम लोग उगा रहे हैं वो बेटर हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। तो सबसे पहला काम करते हैं, इट इज़ नेसेसरी होता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है कि जो सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स, और जो अनाज हम डाल रहे हैं उस सॉइल में वो फिक्स है कि नहीं है, क्या हमने अपनी जो मिट्टी है वो अच्छे से प्रिपेयर कर ली है कि नहीं कर ली, इसको ध्यान में रखते हुए किसान क्या करता है, बीज को बोना चालू करता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लू, प्लू मतलब हल की सहायता से, हो, एंड द कल्टीवेटर, कल्टीवेटर की सहायता बच्चों आपके सामने एक कल्टीवेटर दिखाई दे रहा होगा। दिस इज द प्लू शाफ्ट, जहाँ पे देखो शार्प बीम लगी हुई है, प्लस शाफ्ट लगा हुआ, प्लस शेयर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्लू में दिखाई दे गई हैं। तो बच्चों आप डायग्राम से तो आपने समझ लिया कि हल हमको कैसे दिखता था। अब थोड़ी चीज़ें और पढ़ लेते हैं कि होता कैसे ये प्लफ। प्लफ होता क्या है, दिस इज बीइंग यूज्ड इन एंशियंट टाइम मतलब बहुत ही प्राचीन समय से इसका यूज़ किया जा रहा है फॉर टिलिंग द सॉइल। टिलिंग का मतलब द प्रोसेस कैसी होती है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, उससे बोलते हैं टिलिंग प्रोसेस। तो बच्चों क्लियर हो गया। प्लू का मतलब दिस इज बीइंग यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स मतलब प्राचीन समय से इसका यूज़ होता चला आ रहा है द सॉइल को टिलिंग करने में, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, प्लू का। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड मतलब लकड़ी का बना होता है, एंड इज ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स ऑफ द अदर एनिमल्स। हॉर्सेस का यूज़ किया जा सकता है, कैमल्स का भी यूज़ किया जा सकता है। तो बच्चों हल कैसे रखा गया आपने नीचे डायग्राम में देखा होगा। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लवशेयर। तो आयरन स्ट्रिप जो आगे लगी होती है तो बच्चों इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द मेन पार्ट ऑफ द प्लू इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लफ शार्ट। तो प्लफ शार्ट एक बार फिर से डायग्राम बच्चों समझ लेते हैं कहाँ पे प्लफ शाफ्ट है और कहाँ पे प्लफ शेयर है। तो बच्चों ये जो लगा है भाग जो अंदर ज़मीन के अंदर जा रहा है, ऐसे समझ लेते हैं। हल आपने देखा है, ये जो ये वाला हिस्सा होता है आयरन का बना हुआ, ये बच्चों एक बार समझ लेते हैं। इसको जो बोलते हैं, ये जो ज़मीन के अंदर जाता है इसको बोलते हैं प्लफ शेयर। तो प्लफ शेयर भी बोलते हैं, इसको प्लू शेयर भी बोलते हैं, इसको प्लू शाफ्ट भी बोलते हैं, प्लफ शाफ्ट भी बोलते हैं। तो बच्चों कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिगेस्ट इशू। अब बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या समझना है यहाँ पर, क्या कर रहे थे हम यहाँ पर बच्चों। प्लूफ शेयर समझ में आ गया। द मेन पार्ट ऑफ द प्लू इज द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लूफ शाफ्ट। तो मेन क्या चीज़ होती है, प्लूफ शाफ्ट होता है। दियर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द सॉफ्ट, हैंडल लगा होता है, ऑफ अदर एंड इज अटैच टू द बीम, बीम से जुड़ा होता है, विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक मतलब जो बैल होती है उसकी गर्दन से वो क्या होता है, अटैच्ड होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लू मतलब एक एंड जो होता है उसको इंसान जो भी फार्मर्स होता है वो यूज़ करता है, उसको आसानी से ऑपरेट कर भी सकता है। अब बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात हो रही है द इंडिजिनस वुडन प्लू इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लू नाउअडेज। आजकल जो है पुराने हलों का यूज़ कर नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, बिकॉज द मटीरियल आप क्या है ज़्यादा आयरन बेस्ड हो गया है, इसलिए आयरन का प्लू इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं हो कि इसको बोलते हैं इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और लूजनिंग सॉइल करते समय इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। तो बच्चों समझ लेते हैं कि हो क्या होता है, डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों आपके सामने एक डायग्राम है, ये हो का डायग्राम है, इसमें समझ लेते हैं ग्रिप लगी हुई है, हैंडल लगा हुआ, बीम लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ, बेंट प्लेट रखी गई है। तो आजकल इसका भी यूज़ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेटर्स का यूज़ हो रहा है नाउअडेज। अब आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो बच्चों कल्टीवेटर मोस्टली यूज़ होते हैं। नाउअडेज प्लोइंग इज़ डन बाय द ट्रैक्टर। तो किसके द्वारा हो रही है, हलों का यूज़ कम किया जा रहा है लेकिन ट्रैक्टर का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कल्टीवेटर। तो बच्चों ड्राइवन कल्टीवेटर पीछे लगा होता है। यूज़ ऑफ द कल्टीवेटर सेव्स द लेबर्स एंड द टाइम, टाइम की भी बचत होती है और मेहनत भी कम पड़ती है। अब बच्चों बात करते हैं सोइंग की। सोइंग का मतलब बच्चों 1.4 मतलब
1.4 का मतलब ये हुआ पहले चैप्टर का 4th पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझते चलते हैं। सोइंग का मतलब होता है जो सीड हम बोने जा रहे हैं उसकी बात की जा रही है। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मतलब जो बीज बोने की जो प्रोसेस होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी जो फसल होती है इन्हीं बीज पर ही डिपेंड होती है। तो बिफोर सोइंग, बोने से पहले गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी। तो बच्चों फार्मर्स करते क्या है, गुड वैरायटी ऑफ सीड्स को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कैसे सेलेक्ट करते हैं, फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव अ हाई यील्ड्स, और वही अच्छे सीड्स ही अच्छी पैदावार, अच्छी फसल उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों कैसे उत्पन्न करते हैं, थोड़ी एक्टिविटी भी है इसमें, समझ लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर बूझों के सामने एक प्रोसेस है, समझ लेते हैं। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्रेन सीड्स इन अ वेसल। एक पॉट में या फिर एक बर्तन में उसकी माँ ने, किसकी माँ ने, पहले की माँ ने क्या रखा था, कुछ सीड्स रखे थे, कुछ बीजों को रखा था, एंड पूर, और उसको डुबोया था सम वाटर में। अब पानी में डुबो तो दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ समय के बाद क्या हुआ, सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। तो कुछ सीड्स जो थे, जो हल्के सीड्स थे, वो पानी की ऊपरी लेयर पे क्या तैरते मिले उसको। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लॉट ऑन वाटर। तो वो अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि कुछ सीड जो थे वो पानी के ऊपर की लेयर पर तैरने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चों समझ लेते हैं, ये प्रोसेस में समझ में आएगा। एक्टिविटी नंबर 1.1, इसका मतलब एक एक्टिविटी है, इसको समझते हैं अच्छी तरह। और एक्टिविटी का जो नंबर है वो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी है। तो बच्चों क्लियर हो गया। यहाँ 1.1 या 1.2 का मतलब क्या होता है, क्या करना है आपको, सबसे पहले टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लेना है और उसको आधा पानी से भर लेना है। पुट ए हैंडल फुल, अब क्या करना है, ऑफ व्हीट सीड्स, मतलब गेहूं की कुछ बीजों को आपको मुट्ठी भर क्या करना है, उसमें जो है पूर कर देना है, उसमें रख देना है, डाल देना है, किसमें, उस बीकर में। वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय रुक जाने के बाद आप क्या देखते हैं, देख लेते हैं बच्चों। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कुछ सीड्स वाटर पे फ्लोट करते नजर आते हैं। वो डूज बी लाइटर, क्या वो हल्के हैं, हैवियर है, भारी हैं, देन दीज विच सिंक, जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, लाइटर मतलब होता है हल्के। तो ऐसा क्यों हो गया, डैमेज सीड बिकम हॉलो, जितने भी डैमेज्ड होते हैं सीड वो कैसे हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं, मतलब खोखले हो जाते हैं। एंड आर दस लाइटर, और कैसे हो जाते हैं खोखले होने के बाद, हल्के। देयरफॉर, और क्या होने लगते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन। तो ये अच्छी प्रोसेस है क्या करने की, टू सेलेक्टिंग अ गुड सीड। Before sowing, one of the most important tasks is to know about the tools used for sowing seed. तो कौन कौन से टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। तो बच्चों टूल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं कुछ सम ट्रेडिशनल टूल्स की। तो द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड, मतलब सीड को बोने के लिए कुछ टूल्स की सहायता पड़ती है हमको। सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फ्यूनल, तो फ्यूनल की तरह बिल्कुल दिखते हैं। द शीड्स आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल, फ्यूनल में भरे जाते हैं। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, मतलब शार्प एंड होता है उनका। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और सीड्स को वहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो बच्चों ये थे ट्रेडिशनल मेथड फॉर सोइंग सीड। तो ट्रेडिशनल मतलब काफ़ी पुराने, तो आजकल तो ये चलन। स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पे सीड ड्रिल की। सीड ड्रिल से समझने से पहले बच्चों इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे दिख गया होगा। ये कुछ ऐसा डायग्राम होता है, इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। अब बच्चों सीड ड्रिल के बाद थोड़ा सा चीज़ समझ लेते हैं सीड ड्रिल के बारे में। नाउअडेज मतलब आजकल, नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। मतलब ये जो सीड ड्रिल होता है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सीड को ड्रिल करने का वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। मतलब ये जो मशीन है ये पीछे ट्रैक्टर के लगी रहती है, और विद दिस टूल सो द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाते हुए ये जो मशीन है सीड ड्रिल, ये प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सीड को क्या करती है, ड्रिल करने का कार्य करती है। तो बच्चों आगे समझते हैं। इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये इंश्योर जब तक कर नहीं लेते कि सीड कवर्ड हो गया है कि नहीं आफ्टर सोइंग। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय बर्ड्स, इसलिए अगर सीड अगर नहीं सही से अगर बोए गए होंगे तो उसको कॉज कर दिया जाएगा या फिर उसको डैमेज कर दिया जाएगा बाय द बर्ड्स। इसको ध्यान में रखते हुए सीड ड्रिल क्या करेगा बच्चों, कवर्ड कर देगा, मतलब सीड को एक लेयर ऑफ सॉइल से। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो बच्चों नाउअडेज ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन है,
तो आजकल इसको यूज़ किया जा रहा है और इससे समय की काफ़ी बचत होती है। तो बच्चों मेहनत भी कम पड़ती है इसमें और समय भी हमारा बच जाता है। बच्चों बूझो के पास कुछ चीज़ है समझ आने के लिए, तो समझ लेते हैं। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। बोजो कहता है कि एक नर्सरी मेरे स्कूल के पास ही है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट, और मैंने वहाँ पर कुछ पौधे देखे हैं जो केप्ट रखे गए हैं इन स्मॉल बैग्स, छोटे बैग में। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो बच्चों नर्सरी आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटे छोटे पैकेट्स में क्या रखे जाते हैं, पौधे रखे जाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं बोझो के बाद पहेली क्या कहती है। तो सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। तो बच्चों पैडी प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो ऐसे प्लांट जो बेसिकली किस क्या कहलाते हैं, रेनी सीजन्स वाले जो क्रॉप कहलाते हैं। तो बच्चों जो पैडी प्लांट्स होते हैं इनको सबसे पहले खेतों में डायरेक्टली नहीं बो देते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, मतलब एक छोटे छोटे पौधे रूप में ये तैयार जब तक नहीं हो जाते तब तक इनको ट्रांसप्लांटेड नहीं किया जा सकता। बच्चों ट्रांसप्लांट करने के बाद इनके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इनको ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। सबसे पहले इनकी नर्सरी तैयार की जाती है। अब बच्चों आगे देख लेते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। मतलब कुछ आप लोगों ने देखा होगा, बागबानी करते समय किसानों को भी देखा होगा। तो ये करते क्या है, सबसे पहले छोटे छोटे गमलों में इन पौधों को उगाते हैं, उसके बाद इनको प्लांट कर देते हैं बड़े से खेत के साइड में। तो बच्चों आप बात करते हैं एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इंपॉर्टेंट, अवॉइड ओवर क्राउडिंग। मतलब ज़्यादा क्राउडिंग इनको नहीं दिखाना होता, इसलिए एक गैप रखते हैं जिससे पौधे जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो सकें। सीड इज इम्पॉर्टेंट, अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ अ प्लांट, दिस अलाउ प्लांट टू गेट। ये जो है हमारे पौधों को क्या देता है, सफिशियंट सनलाइट देता है। इस तो बच्चों प्रॉपर जो हमने दूरी बनाई थी, ये क्यों बनाई थी, क्योंकि सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल अच्छे से इसको मिल सके। सम टाइम अ फ्यू प्लांट्स हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो समटाइम्स कभी कभी फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव कर दिए जाते हैं। क्यों रिमूव कर दिए जाते हैं, बिकॉज द डैमेज हो जाते हैं, इसलिए उन डैमेज पौधों को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। अगर ये डैमेज पौधे ना हटा जाए तो ये दूसरे पौधों को भी डैमेज्ड कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो गैपिंग थी क्यों थी, आगे बढ़ते हैं। एडिंग मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर। तो बच्चों बात करते हैं मैन्योर की और बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो होते क्या है आइए समझ लेते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब कुछ न्यूट्रिएंट फॉर्म वाले सब्सटेंस क्या किए जाते हैं, खेतों में डाले जाते हैं। अब ये डाले क्यों जाते हैं, बिकॉज हमको पता है कि कुछ सॉइल्स जो होती है वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, इसलिए किसान क्या करता है, उस कमी को पूरा करने के लिए खेतों में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है। तो बच्चों क्यों करता है, क्योंकि हमारे जो फसल है, क्रॉप है, वो हेल्दी ग्रोथ हो सके उसमें। तो बच्चों मैन्योर्स और फर्टिलाइजर समझ में आ गया, आगे समझ लेते हैं इनके मेन पॉइंट्स। तो अब बोझो के पास एक चीज़ है जो उसने देखी है, देख लेते हैं बच्चों। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। मतलब एक फार्म हाउस में या फिर फार्म में उसने क्या देखा, हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग हुई है। मतलब हेल्दी मतलब स्वस्थ पौधों को उसने देखा है। इन द नेबरिंग फार्म, मतलब अपने ही पड़ोस के घर में। द प्लांट्स वर वीक। अब उसने क्या देखा, द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से उग जाते हैं, और वहीं पर वेयर एज सम प्लांट्स क्या करते हैं, थोड़े वीक हो जाते हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए समझ लेते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। सॉइल्स क्या करता है, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स का, कहाँ से, मिट्टी से। तो बच्चों क्लियर हो गया। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, मतलब पौधों की ग्रोथ करने में। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो बच्चों कई एरियाज में फार्मर जो है उगाते हैं क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो क्रॉप के बाद कभी कभी सेम क्रॉप को भी उगाया जाता है, कभी कभी इसकी जो है डिफरेंट क्रॉप को भी कई किसान उगाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, तो आइए समझ लेते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। इमेजिन वॉट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों क्या होगा अगर हम कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल प्रॉपर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू add manures to the field to replenish the soil within nutrients. This process is called manuring. तो manuring process क्या कहलाती है बच्चों, to the poorer in certain nutrient। poorer मतलब होता है
कमी हो जाना सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की इन द सॉइल, तो फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स, इसीलिए फार्मर्स क्या करता है, मैन्योर्स को ऐड करने का प्रयास करता है और कोशिश करता है उस कमी को हटाने की। तो इसी प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं मैन्योरिंग। इन प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट, अगर सही से प्रॉपर मैन्योरिंग नहीं हो सकी है तो बच्चों पौधे कैसे होंगे, वीक होंगे, मतलब कमजोर होंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो बच्चों मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड किया जाता है फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और प्लांट एनिमल वेस्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ मैन्योर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनको ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया जाता है, डीकम्पोजिशन मतलब सड़े गले पदार्थों से, किस चीज़ के होते हैं वो, प्लांट के भी हो सकते हैं और एनिमल वेस्टेज के भी हो सकते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज इन पिट्स, मतलब एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज, और डीकम्पोज के लिए उसको वहां पर रख देते हैं। द डीकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमको पता है कि ये जो सड़े गले पदार्थों का डीकम्पोजिशन होता है एट द टाइम, द डीकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, तो बच्चों उस ऑर्गेनिक मैन्योर का क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, तो बच्चों लास्ट ईयर आप लोगों ने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रोसेस थी जिसमें कंपोस्ट तैयार किया जा रहा विद द हेल्प ऑफ बच्चों क्या था, कौन सा वर्म था, अर्थवर्म। तो बच्चों क्लियर हो गया, अर्थवर्म की सहायता से हम कंपोस्टिंग तैयार करते जिसको हम बोलते थे वर्मी कंपोस्टिंग। स्टूडेंट एक्टिविटी 1.2, तो बच्चों 1.1 की एक्टिविटी में तो कोई क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं था, क्लियर हो गया था सब कुछ 1.1। अब बात करते हैं चैप्टर 1 की सेकंड एक्टिविटी की ओर। तो क्या करना है, टेक करना है, कुछ चीज़ लेनी है, तो क्या लेनी है, मूंग की दाल या फिर ग्राम सीड हमको लेनी है, एंड जर्मिनेट देम, और कोशिश करनी है उनको जर्मिनेट करने की। तो जर्मिनेट का मतलब बच्चों समझ लेते हैं सिंपल सा, अगर बीज को आप पानी में रखोगे, पानी के बाद उसको बाहर निकाल लोगे, और पानी के बाद मतलब एक दिन के बाद उसको बाहर निकाल लोगे, उसको नमी युक्त स्थान में रखोगे, तो उसमें से एक प्लांट ग्रोथ करने लगता है, तो इसको बोलते हैं जर्मिनेटिंग सीड। तो बच्चों समझ लेते हैं क्या करना है, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ दीज, तो क्या करना है, सेलेक्ट करना 3 इक्वल साइज के सीडलिंग को, और नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, 3 ग्लासेस या फिर तीन वेसल्स, मतलब एक बर्तन ले लेना, 3 एक ही तरह दिखने वाला, उसमें मार्क करना ABC, एंड ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद द लिटिल काउ डंग मैन्योर। बच्चों समझ में आ गया, फर्स्ट वाले में ए वाले में क्या करना है, थोड़ा सा हमको काउडंग मतलब जो गोबर की खाद होती है, मैन्योर मतलब खाद भी होता है, तो खाद को हमको क्या करना है, उस मिट्टी में ऐड कर देना है। अब ग्लास बी में पुट सम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल यूरिया, तो बच्चों क्या ऐड करना है, यूरिया ऐड करनी है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ द सॉइल इन द ग्लास सी, अब सी वाले में विदाउट एडिंग एनीथिंग, मतलब सिर्फ हमको सॉइल डालना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है, और अच्छे से क्या करना है, मिक्स कर देना है ना। पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लासेस, और क्या करना, पानी से उसको भर देना है, एंड प्लांट द सीडलिंग, और वो जो बीज हमने निकाले थे उसको क्या करना है, उसी मिट्टी में बो देना है। तो कीप देम इन अ सेफ प्लेस, और एक सेफ सुरक्षित स्थान पर उस ग्लास को, तीनों ग्लासेस को रख देना है, तीनों वेसल्स को रख देना है। वाटर देम डेली, और हमको क्या करना है, तीनों को वाटरिंग करनी है, मतलब सिंचाई करते रहना है। आफ्टर 7 to 10 डेज ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, और हमको क्या करना है, उनकी जो ऑब्जर्व ग्रोथ है, ग्रोथ को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। तो बच्चों आगे देखते थे, यहाँ पे जो डायग्राम है तो ग्रोइंग सीडलिंग विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो बच्चों यहाँ दोनों चीज़ें यूज़ हुई थी, ग्लास ए में भी कुछ यूज़ हुआ था, ग्लास बी में भी यूज़ हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर एक तो मैन्योर समझ में आ गया था, प्लांट और एनिमल के जो वेस्टेज होते हैं उनको बोलते हैं मैन्योर्स, और जो बच्चों यूरिया शब्द का इस्तेमाल किया, ये बेसिकली क्या है, फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर है। अब बात करते हैं, डिड द प्लांट इन द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस, तो बच्चों एक ही समय पर देखने के बाद देखते हैं तीनों में कितनी प्रोसेस या कितने ग्रोथ हुई, तो विच ग्लास ज़्यादा प्रोसेस हुई, जिसमें ज़्यादा हुई, तो आइए समझते हैं। तो आपने देखा, तो क्या देखा बच्चों, देख लेते हैं। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, किस प्लांट में ज़्यादा बेटर ग्रोथ हुई, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, किस ग्लास में सबसे ज़्यादा तेज जो ग्रोथ हुई। अब बात करते हैं बच्चों, इसमें जो फर्टिलाइज़र हमने यूज़ किया, फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, तो फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें क्या मिला होता है, न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये कैसे मैन्योर से अलग होते हैं, तो किन चीज़ों से अलग होते हैं,
समझ लेते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज, मतलब इनको तैयार किया जाता है, जबकि प्लांट और एनिमल के पार्ट होते हैं मैन्योर। तो बच्चों फर्टिलाइजर क्लियर हो गया। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो हमने यूज़ किया था क्लास बी में यूरिया, दूसरा अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटास और एनपीके, जिसका बच्चों फुल फॉर्म होता है एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। अब बच्चों बात करते हैं कहाँ पे यूज़ करते हैं फार्मर्स इनका। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड, बहुत सहायता करता है किसानों की फर्टिलाइजर टू गेट बेटर यील्ड, मतलब फसल को उगाने में। अब कौन सी फसल को उगाने में? कई तरह की फसलों को उगाने में, सच एज वीट, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इसका मतलब अगर हमने जो है ज़्यादा यूज़ कर लिया फर्टिलाइज़र का किसी सॉइल में या किसी मिट्टी में या किसी खेत में, हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, तो सॉइल की जो नमी होगी या फिर जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो इसका मतलब जो फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है, मतलब जल प्रदूषण फैलाने वाला एक कारक है। देयरफॉर इन द ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, इसी वजह से हमको ऑर्गेनिक मैन्योर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। अब बच्चों बात करते हैं मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स, इन दोनों क्रॉप्स में हम किसका यूज़ कर रहे थे? मैन्योर्स का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द यूज़ ऑफ मैन्योर्स, मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं मैन्योर्स का, इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब अगर हम मैन्योर्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये इम्प्रूव करता है हमारे सॉइल टेक्सचर को, मतलब मिट्टी की जो नमी है उसको बनाए रखने में, और वाटर कैपेसिटी होल्डिंग करने की जो उसकी क्षमता है उसको रेगुलेट करने में। इट रिप्लेसेस द सॉइल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स, और ये रिप्लेसेस कर देता है, बदल देता है द सॉइल ऑल न्यूट्रिएंट। तो बच्चों इतना क्लियर हो गया। एनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। बच्चों क्रॉप रोटेशन भी एक जरिया है जिसकी वजह से हम रिप्लेनिशिंग कर सकते हैं। मतलब क्रॉप रोटेशन का एक सीधा सा प्रोसेस ये है कि अगर सपोज करिए एक साल किसी किसान ने अरहर की दाल अगर वो उगाता है, तो उसने अगले साल नेक्स्ट ईयर उसने क्रॉप पैटर्न क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट जो प्लांट सॉइल में रहता है वो बना रहेगा। तो बच्चों बात करते हैं इसके आगे कि दिस कैन बी डन बाय द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। तो अल्टरनेटिव मतलब एक के बाद दूसरी क्रॉप का बोया जाना। तो अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न एरिया या नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, उत्तरी जो भारत क्षेत्र है, यूज टू ग्रो लेग्यूम्स क्रॉप। लेग्यूम समझ लेते हैं बच्चों, ऐसे क्रॉप्स जो लेग्यूमिनस होते हैं या दलहनी पौधे कहते हैं, दाल वाले, फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, और गेहूं को अगले साल बोते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब बच्चों फार्मर्स क्या करते हैं? आर बीइंग इनकरेज्ड होते हैं, इनका उत्साह बढ़ जाता है टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस। तो ये प्रैक्टिस किसानों के लिए एक तरह से क्या है? परिवर्तन है। तो बच्चों परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम के बारे में। तो राइजोबियम बच्चों किस क्लास में पढ़ा था? 6th क्लास में। कौन से चैप्टर में पढ़ा होगा बच्चों? कौन से चैप्टर में? फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर थे वो कौन से थे? पहला चैप्टर था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम था, दूसरा कंपोनेंट ऑफ फूड, तो मे बी इट इन द सेकंड प्रोस। अब बात करते हैं कौन सा बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो बच्चों यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट की जो नोड्यूल्स होती हैं, बीच के जो स्पेसेस होते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? अपने आप के लिए शेल्टर बनाते हैं, रहने के लिए स्थान बनाते हैं, और क्या करते हैं? फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो बच्चों ध्यान रखना, पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाते, जबकि हमको पता है कि 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, फिर भी प्लांट इसका डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। इसलिए इन द सॉइल जो बैक्टीरिया होते हैं इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं और यूजेबल नाइट्रोजन तैयार कर देते हैं। तो बच्चों क्लियर हो गया। स्टूडेंट अब बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। हमने क्या किया? सिंचाई की, पानी दिया अच्छा खासा। आप लोगों ने कभी कभी देखा हो गमले में जब आप पौधे लगाते हो तो कुछ समय बाद उसमें से अनवांटेड प्लांट्स भी निकलना चालू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? समझ लेते हैं। इन्हीं प्लांट्स को नाम दिया वेट्स। तो बच्चों बूझो एंड पहली वॉन्ट्स टू ए नियर बाय
वीट फील्ड मतलब गेहूं की फसल की तरफ जाती है या गई है, वहां पर उसने क्या देखा है, समझ लेते हैं क्या देखा है बच्चों। वहां पे उसने देखा देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड, मतलब फसल किसकी थी, गेहूं की, लेकिन अनवांटेड प्लांट्स क्या कर रहे थे वहां पे, तो वो जो हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, क्या वो जो प्लांट निकले थे क्या कोई उनका पर्पस था निकलने का। तो समझ लेते हैं ये बूझो के पास सवाल अच्छा है, आप लोगों के पास भी ऐसे ही सवाल होने चाहिए माइंड में जब एग्जाम एट द टाइम ऑफ क्लास, तो क्लास के समय भी आपके जो माइंड है एकदम एक्टिव होना चाहिए। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, मतलब फसल उगाते समय अननेचुरली या फिर नेचुरली कह सकते हैं अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो कर जाते हैं, और इन प्लांट्स की कोई बेसिकली नीड नहीं होती है उन क्रॉप्स को, बस ये क्या करते हैं, ये हार्मफुल हो जाते हैं उन पौधों के लिए जिनकी फसल हमने उगाई है, इन्हीं को बोलते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। तो बच्चों वीडिंग भी समझ में आ गया, एक प्रोसेस होती है जिसकी सहायता से उन वीड्स को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। तो वीडिंग नेसेसरी क्यों है, सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो बच्चों बेसिकली हमने जो क्रॉप उगाई थी वो एक फसल को लेके उगाई थी, अब उस फसल की बजाय अगर अनवांटेड प्लांट ग्रोथ कर जाएगा जो हमको आवश्यक नहीं है, तो क्या होगा, जो हमने फर्टिलाइज़र मैन्योर्स का यूज़ किया था वो ज़्यादा वो अनवांटेड क्या करेगा, अनवांटेड प्लांट अब्जॉर्व कर लेगा, और जिसके लिए हमने वो मैन्योर्स का यूज़ किया था उसको वो मैन्योर्स नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों सिंपल सी चीज़ थी, समझ में आ गई। द रिमूवल ऑफ वीड्स क्या कहलाता है बच्चों, वीडिंग कहलाता है। अब बात करते हैं किस चीज़ की, कि ये जो क्रॉप में ये जो वीड निकले क्या ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो बिल्कुल हार्मफुल होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स के लिए भी एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के लिए भी। बच्चों यहाँ पर दिखा है आप लोगों के, ह्यूमन बींग्स के लिए भी क्या हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी कैसे हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं। इसका मतलब इनको हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों बात करते हैं आगे, फार्मर्स क्या करते हैं, किसान करते क्या, अडॉप्ट करते हैं मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, और रिमूव करते हैं और इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडिंग। सम वीडिंग वीडिसाइड्स आर आल्सो यूज्ड विद दिस प्रोसेस। तो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड। तो टिलिंग प्रोसेस एक अच्छी प्रोसेस थी जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे थे, ये जो वीड्स न निकले इसके लिए बड़े हेल्पफुल थे, और विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। अब क्या होगा, तो बच्चों हमको ये पता है कि जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो एज ए मैन्योर यूज़ किए जा सकते हैं। तो टिलिंग प्रोसेस होती क्या, उन वीड्स को निकालने की एक प्रोसेस है। अब हमने प्लांट को क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो वो प्लांट अब क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। अब यूजलेस हो जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर खेतों में डिस्ट्रॉय होगा तो उससे क्या तैयार होगी, मैन्योर तैयार होगा। तो चलो ये अच्छी सोच है किसानों की। अब बात करते हैं आगे, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, मतलब सीड्स और फ्लावर निकलने से पहले उन वीड्स को क्या करना है, निकाल देना है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसान खुद विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग हाथों से उन वीड्स को क्या करते हैं, निकालते हैं क्लोज टू द ग्राउंड, कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, और धीरे धीरे उनको जो टाइम टू टाइम निकालने का कार्य करते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो आप लोग जब गांव गए होंगे तो खुरपी की सहायता से कुछ किसान ऐसा कार्य करते भी हैं। अ सीड ड्रिल आल्सो यूज बाय दिस प्रोसेस इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड। तो उस वीड को निकालने में ये जो सीड ड्रिल है ये भी हमारी सहायता करता है। तो वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। तो वीड्स जो होते हैं ये कंट्रोल किए जाते हैं सर्टेन केमिकल्स का यूज़ करते हुए, जिनको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। तो बच्चों वीडिसाइड हार्मफुल तो है ही, तो और ये कॉज करता है वाटर पोल्यूशन भी। तो फिलहाल अभी समझ लेते हैं कॉल्ड वीडिसाइड्स। कौन कौन से वीडिसाइड्स होते हैं, 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। तो बच्चों स्प्रे गन की सहायता से किसान क्या करते हैं, स्प्रेयर करते हैं, वहाँ पे छिड़काव करते हैं वीडिसाइड्स का, और जो वीडिसाइड्स के जो वीड्स होते हैं
वो डिस्ट्रॉय होने चालू हो जाते हैं। लेकिन ये जो विडिसाइड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं। द विडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड द स्प्रेड इन द फील्ड विद स्प्रेयर विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। किसान इनका यूज़ करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें किसान क्या कर रहा है, एक गन की सहायता से, स्प्रेयर गन जिसको बोलते हैं, विडिसाइड को या वीड्स को अलग करने की एक प्रोसेस है, जिसको क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे अलग कर रहा है। तो बच्चों आप देखते हैं बूझो के पास क्या चीज़ आई है दिमाग में, डू विडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द विडिसाइड स्प्रेयर। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि विडिसाइड्स का हमारे ऊपर किसका गहरा प्रभाव पड़े, जो स्प्रेयर यूज़ कर रहे थे किसान खेतों में। एज ऑलरेडी मेंशन्ड द विडिसाइड स्प्रेइंग ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ फील्ड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, स्प्रेइंग ऑफ विडिसाइड में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये फार्मर्स की हेल्थ पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। सो दे शुड यूज दीज केमिकल वेरी केयरफुली, मतलब इनका सावधानी से प्रयोग किया जाता है किसानों के द्वारा। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दीज केमिकल्स, मतलब इनका छिड़काव करते समय, किसका छिड़काव, विडिसाइड्स का छिड़काव करते समय किसान अपने नाक और मुंह को बंद कर देते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, एकदम से नहीं बंद कर देते हैं तो मर जाएंगे। तो बच्चों कैसे बंद करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ्स या फिर कपड़े की सहायता से। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है हार्वेस्टिंग। तो बच्चों यहाँ पर 1.8 क्लियर हो गया फर्स्ट चैप्टर का, ये 8th पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है या प्रैक्टिस ऑफ द फार्मर, जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें एक प्रैक्टिस ये भी थी हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब आपकी क्रॉप, फसल जो आपने बोई थी वो तैयार हो चुकी है कटने के लिए, इस कटने वाली प्रोसेस को ही बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो बच्चों क्लियर हो गया। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, बाहर निकाल लिया जाता है, उसको कटिंग कर ली जाती है। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ सम कटर्स। कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, हंसिया वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, खुरपी वगैरह यूज़ किया होगा, या फिर कभी आप लोगों ने देखा होगा किसानों के द्वारा यूज़ करते हुए। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 मंथ टू सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर, कम से कम 4 महीने लग जाते हैं फसल को पूरी उपजाऊ होने में। तो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज एदर डन मैनुअली बाय सिकल, मतलब हंसी की सहायता से भी किसान लोग करते हैं कि हार्वेस्टिंग प्रोसेस पूरी करते हैं, और बाय अ मशीन, मतलब मशीनों के द्वारा भी इन हार्वेस्टर की सहायता से क्या की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स। तो बच्चों यहाँ पर कुछ मशीन्स के बारे में बताया गया होगा, तो समझ लेते हैं। बच्चों अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और मैन्योर्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं बच्चों फर्टिलाइजर और मैन्योर्स के बीच का। तो फर्स्ट पॉइंट जो फर्टिलाइजर का है, तो क्या कह रहा है कि बेसिकली जो फर्टिलाइजर होते हैं वो कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। और जो मैन्योर्स होते हैं ये आपने पढ़ लिया था कि ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अब ये जो होते हैं ये प्लांट और एनिमल के वेस्टेज होते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है बच्चों, ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, मतलब कहाँ तैयार किए जाते होंगे, फैक्ट्रीज में, जबकि मैन्योर्स के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कैसे तैयार होते हैं, इनको हम लोग भी तैयार कर सकते हैं। तो प्लांट और एनिमल के वेस्टेज को ही हमने नाम दिया है मैन्योर्स। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट की, अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मतलब कोई भी ह्यूमस नहीं देता सॉइल को, सिर्फ एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर लिया जाता है। अब बात करते हैं मैन्योर्स की, जबकि मैन्योर्स क्या होते हैं, जो पत्तियां होती हैं या उनको जो डिकम्पोज करके किसान क्या करता है, यूज़ कर लेता है सॉइल में, तो उससे क्या हो रहा है, ह्यूमस भी मिलनी है। ह्यूमस क्या होता है, जो अपर मोस्ट सॉइल की लेयर पर जो प्लांट की जड़ें एब्जॉर्व कर लेती है न्यूट्रिएंट्स, इसे बोलते हैं ह्यूमस। तो बच्चों ह्यूमस अच्छा है हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो बच्चों आपने NPK पढ़ा ही था, तो ये तीनों ही क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, रिच होते हैं फर्टिलाइजर में। तो क्लियर हो गया। जबकि मैन्योर्स में इज रेस्पेक्टिवली, अगर रिलेटिवली बात की जाए तो लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। अब बात करते हैं बच्चों टेबल 1.1 में कुछ चीज़ें दी गई, तो समझ लेते हैं। ये ऊपर जो टेबल थी इसमें डिफरेंसेस बिटवीन बताया गया था फर्टिलाइजर्स का और मैन्योर्स का। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर की। तो बच्चों
कई एडवांटेजेस हैं, जिसमें से मेन एडवांटेजेस यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है देख लेते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जैसे कि पढ़ ही चुके थे इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लोग कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या करता है, बनाए रखता है सॉइल की। सेकंड पॉइंट बच्चों, इट मेक्स द सॉइल पोरस, पोरस का मतलब नमी युक्त बनाए रखता है, ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम इजी, मतलब उसमें से गैसेस बाहर निकल सके और गैसेस अंदर जा सके। तो ये बात करते हैं बच्चों नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्या था 78% हमारे एटमॉस्फेयर में था, लेकिन वो 78% डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो कहाँ से उसको मिल रही थी नाइट्रोजन, सॉइल से। तो अब समझ में आ गया कि जो सॉइल है वो पोरस होगी, तभी उसके लिए नाइट्रोजन अंदर आसानी से पहुंच सकेगा। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब अगर मिट्टी नमी युक्त रहेगी तो फ्रेंडली माइक्रोब्स भी उसमें उपस्थित रहेंगे। और लास्ट में कह रहा है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो टेक्सचर बनाए रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, 1.6 मतलब फर्स्ट चैप्टर का 6 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया बच्चों, इरिगेशन प्रोसेस के बारे में। तो समझ लेते हैं कि इरिगेशन है क्या। तो हमको पता है ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। तो वाटर मतलब होता है पानी, तो लिव मतलब होता है जिंदा रहने के लिए। तो हम लोग जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज एन important for proper growth and development of the flowers, fruits and seeds of the plant. Water is absorbed by the plant root. अब ये plant root के द्वारा ही क्या किया जाता है, absorb किया जाता है और proper growth में भी help करता है। Along with the water, minerals, fertilizer also absorb. Plant contain nearly 90% water. Water is essential because the germination of the seeds. तो बेसिकली क्या होता है, जो जर्मिनेट होते हैं सीड्स हमारे, वो इसी प्रोसेस के बाद ही जर्मिनेट होंगे। बच्चों इससे पहले अगर हमने इरिगेशन नहीं की तो सीड जो है न्यूट्रिएंट्स से कभी भी जर्मिनेट नहीं हो सकता। तो बच्चों जर्मिनेट होने के लिए इरिगेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। कभी भी ड्राई कंडीशंस में जर्मिनेशन ऑफ सीड डू नॉट टेक्स प्लेस। अब बात करते हैं बच्चे न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स का, जो घुली हुई नाइट्रोजन थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। अब बात करते हैं ईच पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो गर्म जो हवाएं चलती हैं उससे बचाए रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ये वाटर हमारी जो है और पेड़ पौधे की बहुत ही हेल्प करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो मेंटेन करने के लिए उस मॉइस्चर का जो सॉइल में मौजूद था, प्रेजेंट था, हमको क्या करना है, वाटर्ड करना है, मतलब सिंचाई करते रहना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट द डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन हो गई कि अगर हम क्या कर रहे हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर कर रहे हैं टू द क्रॉप्स में एट डिफरेंट इंटरवल, एक बीच में इंटरवल गैपिंग देने के बाद, इसी को बोलते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो बच्चों यहाँ पर टाइम और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ये वेरी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, हर सीजन में हर तरह की सॉइल में बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है। इन समर अगर गर्मी की बात करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। तो हमको क्या करना है, सिंचाई ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के सीजन में करना है। वाई इट इज सो, क्यों ऐसा है, गुड इज ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। तो बच्चों गर्मी में होता है क्या है, सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों में पड़ती है, और सनलाइट अगर पड़ती है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इवेपोरेशन होता है क्या बच्चों, समझ लेते हैं। द लॉस ऑफ वाटर वेपर द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसी को बोलते हैं वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। अब बच्चों बूझो के पास कुछ है बताने के लिए, समझ लेते हैं। बूझो कह रहा है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। मतलब मैं इस समय तो केयरफुल हूँ, मतलब बहुत सावधानी पूर्वक मैंने जो है इस साल किसानी की है। अबाउट वाटरिंग द प्लांट मतलब सिंचाई करते हुए, जबकि लास्ट ईयर समर में जो क्रॉप्स मैंने बोए थे या फिर जो मैंने पौधे लगाए थे वो ड्राइड अप हो गए थे, मतलब सूख गए थे, और क्या हो गए थे, डाइड मतलब वो नष्ट हो गए थे। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, तो बच्चों सोर्सेज का मतलब ये जो हम लोग सिंचाई करते हैं या फिर किसान जो सिंचाई करते हैं वो पानी लाते कहाँ से है। तो द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर क्या है, वेल्स मतलब कुएं हैं, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है,
रिवर डैम्स एंड कैनाल्स हैं। तो बच्चों डिफरेंट सोर्सेस हैं, तो जिसमें से यहाँ पर बताए गए कौन कौन से सोर्सेस हैं तो आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। सच एज, फिर से एक बार सुन लेते हैं। वेल्स मतलब कुएं हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं तालाब हैं, लेक्स हैं झरने हैं, रिवर्स नदियाँ हैं, डैम्स मतलब बांध बनाए गए, कैनाल्स कई तरह के कैनाल्स भी बनाए गए। स्टूडेंट बात करते हैं थ्रेसिंग की। फ्रॉम द शाफ्ट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो बच्चों आपको एक मशीन दिखाई दे रही होगी जिसको कंबाइन बोला गया है यहाँ पे, और थ्रेशिंग मशीन की सहायता से जो 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 क्रॉप होती है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है धीरे धीरे हटना चालू, मतलब वेस्ट मटेरियल क्या होता है बाहर निकल जाते हैं, और जो हमारे सीड होते हैं या फिर जो हमारी फसल होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसी प्रोसेस को बच्चे बोलते हैं थ्रेसिंग प्रोसेस। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, और उसमें क्या लगा होता है कंबाइन मशीन लगी होती है, विच इज इन फैक्ट अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसिंग या थ्रेशर। तो बच्चों कंबाइन प्रोसेस या फिर कंबाइन की सहायता से क्या थ्रेशिंग होती है, आप बच्चों आगे समझ लेते हैं। पहले के बाद कुछ बताने के लिए है तो बच्चों समझ लेते हैं क्या चीज़ है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। कभी कभी जो स्टब्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं वो धीरे धीरे लेफ्ट कर दिए जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं इन द फील्ड में, विच आर बर्न बाय द फार्मर्स, और किसान उनको जला देता है। तो पहली क्या है, वरीड है, बहुत ही चिंता से घिरी हुई है। शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, वो जानती है कि इसको जलाने से क्या होगा, पोल्यूशन फैलेगा। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, और जो क्रॉप अन्य क्रॉप जो वहाँ पर हैं वो इससे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो सकती हैं, आग लग सकती है उनमें। तो बच्चों समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे। यहाँ पे बात की है फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शार्प बाय द विनोइंग प्रोसेस। विनोइंग का मतलब हवा चल रही है और धीरे धीरे किसान, आप लोगों ने देखा होगा क्या करते हैं, उस क्रॉप जो उसने हार्वेस्ट की थी, निकाली थी, उसको हवा की सहायता से उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं, मिट्टी वगैरह मिल जाती है, वो एक हवा जो चलती है उसकी सहायता से वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं, और जो सीड जो निकाले गए होते हैं, बीज निकाले गए होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे गिर जाते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by the winnowing process. You have already studied in the class. बच्चों किस क्लास में पढ़ा था, 6 क्लास में आप लोगों ने पहले से स्टडीड कर रखा है। तो विनोइंग मशीन सामने दिख रही है आपके सामने। अब बच्चों बात करते हैं आगे। स्टूडेंट बात करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ इरिगेशन, या फिर जो पुराने रीति रिवाज जो हमारे चले आ रहे हैं, पुराने जो खेती चली आ रही है, ट्रेडिशनल मेथड जिनको बोलते हैं इरिगेशन के, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया जा रहा है जिसको बोलते हैं, देखो बच्चों लिखा हुआ मोट, MOAT। तो ये जो मोट है इसमें हो क्या रहा है, एक किसान है, देखो किस तरह से उसने क्या किया है, एक बांध टाइप का बना रखा है और उसमें वो पानी डाल रहा है, और वो पानी कहाँ तक पहुँच रहा होगा, खेतों तक पहुँच रहा है बच्चों। अब यहाँ पर कुआं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, मतलब कुओं में पानी तो अवेलेबल है, लेक्स एंड कैनाल्स इट फिल्ड बाय डिफरेंट मेथड एंड डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। मतलब कई इलाकों में या कई क्षेत्रों में डिफरेंट टाइप्स के वेल्स हैं, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, और इनसे पानी निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है। कैटल्स और ह्यूमन्स लेबर इज़ यूज इन दीज मेथड। इसका मतलब कई तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो ह्यूमंस के द्वारा भी किए गए हैं, और कई तरह के प्रोसेस जो एनिमल्स के द्वारा किए गए हैं। तो बच्चों सो दीज मेथड आर चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं कि नहीं होते, फिलहाल तो समझ लेते हैं सस्ते होते हैं, बट लेस एफिशिएंट, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, टिकाऊ नहीं है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, एक तो मोट हो गया जिसमें पुली सिस्टम लगा हुआ है। पुली का मतलब होता है बेसिकली हमने क्या किया, नदी करे उस कुएं में क्या किया, बकेट डाल दिया, बकेट भर के हमने पुल कर लिया, मतलब बाहर निकाल लिया, और उसको एक नाली बना दी। नाली कहाँ पे उसका ओपनिंग हुआ होगा, कहाँ, खेतों में। तो बच्चों सिंपल सा वे है। सेकंड इज चेन पंप, एक चेन तैयार की है जिसमें डिफरेंट टाइप के पंप लगाएंगे। बच्चों नीचे डायग्राम दे रखा है, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर चेन पंप भी दिखाई दे रहा है और ढेकली भी दिखाई दे रही है, अनदर प्रोसेस। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये होता क्या है। तो बच्चों थर्ड में ढेकली एंड द लास्ट इज राहत। तो राहत में लेवर सिस्टम बताया गया। तो होता क्या, थोड़ा सा बेसिकली समझ लेते हैं। यहाँ पर राहत का एक व्यू दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, इसको समझ लेते हैं कि इस डायग्राम से हो क्या रहा है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स की बकेट्स लगी हुई हैं बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये सिस्टमेटिक बनाया गया सब कुछ, कैसे पानी बाहर निकलेगा और कैसे वो ढेकली के द्वारा अंदर जाएगा। तो बच्चों समझते हैं ढेकली होता क्या। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, जो पंप्स होते हैं वो लिफ्टिंग वाटर के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पंप्स, और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। किसका इस्तेमाल, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। तो बच्चों समझ में आ गया।
स्टूडेंट बात करते हैं अब कुछ मॉडर्न मेथड्स की। यहाँ पर कुछ मॉडर्न मेथड्स बताए गए हैं, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं ये मॉडर्न मेथड इतने ईजीएस्ट हैं या इतने अच्छे क्यों कहलाए हैं। समझ लेते हैं कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब पानी की मात्रा को देखते हुए या फिर पानी की कमी को देखते हुए हमको मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज़ करना पड़ता है। द मेन मेथड्स सच एज आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला जो सिस्टम बच्चों इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर नाम से ही लग रहा है स्प्रिंग के माध्यम से एक सिस्टम तैयार किया गया। इसमें होता क्या है, कैसे निकलता है पानी, तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्यूबलाइट एक इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में देखा होगा कि पाइप की सहायता से कई जगह हमारे वॉशरूम में बाथरूम में क्या गए हैं, कई तरह के पाइप्स गए हुए हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, टैप के द्वारा पानी ओपन करते हैं और पानी भर जाता है बकेट में। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे सिस्टम लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा स्प्रिंकल का यूज़ किया जा रहा है। तो स्प्रिंकल मतलब एक तरह की बौछारें होती हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ऐसी जगह जहाँ पर पानी की मात्रा कम है वहाँ पर इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टैप, नोजल लगे होते हैं और विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर ऑफ द पाइप, प्रेशर जब बनता है विद द हेल्प ऑफ पाइप के द्वारा या फिर उस पानी के जो पाइप्स के अंदर जो पानी है उसके द्वारा जो प्रेशर होता है उससे नोजल्स ओपन होते हैं और जो प्रेशर कम होता है नोजल्स धीरे से नीचे गिर जाते हैं। तो बच्चों जॉइन द मेन पाइपलाइन एंड रेगुलर इरिवेशंस। तो बच्चों इंटरवल्स, एक इंटरवल तैयार किया गया, बीच में गैपिंग तैयार की गई इसी पाइप के बीच में। व्हेन वाटर इज अलाउड करता है, अनुमति देता है टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप। तो बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा एक पंप लगा हुआ है, दिख गया बच्चों यहाँ डायग्राम में। इट स्कैप्स करता है फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, मतलब ये जो है नोजल्स के ओपन और क्लोज को बनाए रखता है। तो बच्चों इट गेट्स स्प्रिंकल्ड एट द ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज रेनिंग। तो बच्चों अगर रेन हो रहा है तो उस समय भी इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। आगे इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल टू द सैंडी सॉइल। तो ऐसी सॉइल में जहाँ सॉइल कैसी बलुई है या बालू युक्त है वहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया गया था, क्योंकि वहाँ पे पानी की मात्रा बच्चों क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। अब बात करते हैं सेकंड सिस्टम की जिसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम इज अनदर मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो समझ लेते होता है कि इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके या फिर ये समझ सिंपल ड्रॉप्स के माध्यम से पानी धीरे धीरे के फसलों तक पहुँचता है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। इसमें थोड़ा समझ लेते हैं पोजिशंस ऑफ द रूट्स। तो बच्चों ये जो कहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुँच रहा, रूट में डायरेक्टली कहाँ पहुँच रहा पानी, रूट में ही पहुँचा जा रहा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ रूट ही पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। पेड़ पौधे के जो अन्य भाग होते हैं एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो पानी को कंज्यूम नहीं कर पाते, वो पानी को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते, करता कौन है, रूट। तो बच्चों यहाँ क्लियर हो गया। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का मतलब अंदर से ड्रिप कर देना। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक, बहुत ही अच्छी टेक्निक है फॉर द वाटरिंग फॉर फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। द सिस्टम प्रोवाइडेड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे ड्रॉप की सहायता से हम पानी देते हैं कहाँ पर, रूट में। वाटर इज नॉट वेस्टेड आउट, सॉरी वाटर जो होता है वेस्ट नहीं होता है इसमें, इस पूरी प्रोसेस में। इट इज़ अ बून, एक आशीर्वाद है। रीजन्स वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी पुअर, मतलब ये बिल्कुल आशीर्वाद है ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नाम मात्र है। तो बच्चों समझ में बच्चों हार्वेस्टिंग फेस्टिवल समझ लेते हैं। आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क, मतलब किसान क्या होते हैं 3 से 4 महीने बाद हार्ड वर्किंग के द्वारा क्या करते हैं, अपनी फसल को उगाते हैं। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स, और आप लोगों ने देखा क्या तैयार किया उन्होंने, गोल्डन फील्ड तैयार कर दी है, एक अच्छी सी क्रॉप तैयार कर दी है। लेडर विद द ग्रेन, और क्या करते हैं किसान, करते क्या है उस ग्रेन को, जो बीज उन्होंने निकाला, जो फसल उन्होंने तैयार की उसको खेतों में रख देते हैं एज ए गोल्डन वर्क करने के प्रोसेस के द्वारा। एंड a sense of well-being, the effort of the past season have borne fruit and it is time to relax। अब उनके पास क्या चीज़ करने का समय है, रिलैक्सेशन करने का समय है बच्चों। अब ये जो रिलैक्सेशन करेंगे, द enjoyable, जिसको हमने फेस्टिवल्स नाम दे रखा है, द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय, बहुत ही उत्साह का समय है, एंड हैप्पीनेस, और खुशीनुमा माहौल है। इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ एक पर्व मनाया जाता है। बच्चों समझ लेते हैं कौन कौन से पर्व हैं जो मनाए जाते हैं जब क्रॉप की फसल निकाली जाती है, हार्वेस्ट की जाती है। तो समझ लेते हैं बच्चों कौन कौन सी है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फसल दे रखी है, पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नबन्या है एंड बिहू है। दीज आर द स्पेशल फेस्टिवल्स एट द टाइम ऑफ सम हार्वेस्ट क्रॉप
आर यील्डेड ओवर। तो बच्चों आप समझ लेते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं 1.9। अब हार्वेस्ट हो चुका है जो फसल हमने बोई थी, अब उसको स्टोर करना बाकी है। बच्चों स्टोर कैसे करेंगे? स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंट टाइप के टास्क हैं, तो उसको समझ लेते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट, रखे जाते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम, कई समय तक के लिए रखे जा सकते हैं। दिस शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, और वहाँ सेफ रखने से क्या होगा, उनमें नमी नहीं लगेगी, कीड़े नहीं पड़ेंगे, चूहे उत्पात नहीं मचाएंगे या डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर हमने स्टोरेज अच्छे से कर रखा है। अब बच्चों बात करते हैं, ये जो सीड्स हैं आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल एंड अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अगर ये खराब हो गए तो ये हमारे, अगर एक भी बीज खराब होना चालू हो गया तो बच्चों धीरे धीरे क्या होगा, पूरी फसल जो हमने हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर कर रखी थी वो खराब हो जाएगी। तो अब बात करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर होता है, हमको पता है जब हम क्रॉप को निकाल लेते हैं उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर बिना ड्राई बिना सुखाए अगर इसको स्टोर कर लेंगे तो ये हार्मफुल हो सकता है। दे मे गेट स्पॉइल्ड, मतलब खराब हो सकते हैं, अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। लूजिंग दियर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और जर्मिनेशन कैपेसिटी भी खो सकते हैं। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम, इनको स्टोर करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझ लेनी चाहिए, जैसे ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर, इनका मॉइस्चर सबसे पहले हमको निकाल देना है। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, और यही अटैक ये प्रिवेंट करता है, बचाता है किस चीज़ से? इंसेक्ट। कौन से इंसेक्ट? कई तरह के पेस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं एंड फंजाई होते हैं जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं अगर इनको धूप में ना सुखाया जाए। तो बच्चों फार्मर स्टोर कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो हमने हार्वेस्ट किया था क्रॉप, उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब पहेली के पास कुछ चीज़ है बताने की, समझ लेते हैं। आई सॉ मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, या फिर ऐसे समझ लें, पहले जो कह रही बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े से कंटेनर में किसान क्या करते हैं, या फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि अपनी फसल को एक स्टोरेज कैपेसिटर मतलब बड़े से ड्रम में भर लेते हैं, और ऊपर से जो नीम की जो पत्तियां होती हैं, ड्राइड नीम की सी जो पत्तियां होती हैं, तो उसको ऊपर से ढक देते हैं या उसमें रख देते हैं। ये क्या करते हैं, नीम जो होती है वो बेसिकली एज ए वर्क करती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इसलिए वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस वगैरह नहीं लग पाता। बच्चों लास्ट पेज में डिफरेंट टाइप के सिलोज दिखाए गए हैं जहाँ पर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब उन बीजों को या फिर उन ग्रेन्स अनाज को रखा गया है। अब बच्चों बात करते हैं अनाज की। अब ये जो अनाज है कई दुकानों में यहाँ से पहुँचेगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप ऑन द प्रोसेस, आपके घर तक पहुँच रहा है, दुकानों तक पहुँच रहा है, राशन की दुकानों तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पर फूड एंड एनिमल्स की बात से पहले हम थोड़ा सा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द ग्रेनियर्स जो बनाए गए हैं, ग्रेनरीज, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रेनरीज मतलब जो गोदाम बनाए गए जिसमें हम क्या रख रहे हैं, ग्रेन्स वगैरह अनाजों को रखा जाता है बोरे में। तो कैसे रखा जाता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रेन्स इन जूट बैग, मतलब जूट के बनाए बैग थे, उसमें क्या कर रहे हैं, मेटेलिक बिन्स लगे हुए थे। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन सिलॉस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। और वो जो ग्रेनरीज तैयार किए गए थे, सिलॉस तैयार किए गए थे, ये प्रोटेक्ट करते हैं कई तरह के पेस्ट से बचाने में। तो पेस्ट कौन कौन से थे? बेसिकली द रैट्स मतलब चूहे, और कई तरह के कीड़े मकोड़े जो हार्मफुल होते हैं इन सीरियल्स क्रॉप्स को बनाए रखने में, स्टोर करने में। बात करते हैं ड्राइड नीम्स लीव आर यूज फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घरों पर हम लोग नीम लीव्स का भी यूज़ करते थे फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन। अगर हमारे घरों में लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स है तब हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों क्या यूज़ कर रहे थे, नीम्स। अब क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन द ब्रीक गोडाउन्स, मतलब कई तरह के गोदामों में भी इसका यूज़ किया गया। स्पेसिफिक केमिकल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो। अब बात करते हैं बच्चों 1.10, इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर के 10 पॉइंट पे आ गए, लास्ट पॉइंट है लगभग, ये चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। अब समझ लेते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब बच्चों ये जो फूड है ये कहाँ से तैयार किया जा रहा है, एनिमल्स से। अभी तक फूड जो मिल रहा था वो कहाँ से मिल रहा था, प्लांट से, मतलब जो क्रॉप हम उगा रहे थे वो कहाँ से थी, प्लांट से। अब बात करते हैं जो फूड हम पा रहे हैं एनिमल से। तो बच्चों क्लियर हो गया। सम एनिमल्स जो प्रोडक्ट है उनको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट दे रखा है मिल्क, ये कहाँ से मिलता है हमको, काउ, बफलो, शी गोट, शी कैमल। तो जो कैमल होती है, बकरियाँ होती हैं,
बफलोज होते हैं, भैंस होती है, गाय होती है, इनसे हमको क्या मिलता है, दूध मिलता है। और ये दूध हम चाय बनाने के काम में लाते हैं, कॉफ़ी वगैरह बनाने में काम में लाते हैं। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि अब बात कर रहे हैं किसकी, फूड फ्रॉम एनिमल्स की। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, अब इस टेबल को भरने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यू मस्ट हैव सीन, आप लोगों ने देखा होगा, लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, इसका मतलब ये होता है एनिमल्स हमको कई तरह के फूड देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में कई लोग रहते हैं, कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। और कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर हमको मछलियाँ वगैरह ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, और उनकी डाइट में ये मछलियों को खाने की जो है ज़्यादा प्रोसेस दिखाई गई है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो कई तरह के फूड बताए गए जो हमको कहाँ से मिल रहे थे, प्लांट से। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शंस ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स। तो बच्चों सिंपल सेम एज एनिमल्स के रियर्ड भी किए जाते हैं एट होम एंड द फार्म। फार्म हाउस में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स का क्या करते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं, जिससे जो है उनकी ग्रोथ हो सके अच्छे से। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, और उनकी वहाँ पर देखभाल करते हैं, उनको प्रॉपर वे में संभाल के रखते हैं। व्हेन दिस इज डन बाय ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यही देखभाल करना ही एक प्रोसेस कहलाती है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। अब बात करते हैं फिश। अब पहली के पास कुछ है बताने के लिए, समझ लेते हैं क्या चीज़ पहली कह रही है कि फिश इज गुड फॉर हेल्थ। मतलब अगर हम मछली खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, फिश खाते हैं, तो ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ फिश ही हमारे स्वास्थ्य को उत्तम नहीं रखती है, इसकी जगह पे हम डिफरेंट वेजिटेबल्स फूड भी खा सकते हैं। वी गेट कोल्ड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश। तो बच्चों लीवर ऑयल मिल रहा है कहाँ से, मछलियों से, विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो विटामिन डी की मात्रा उस जो फिश से निकाली गई लीवर ऑयल थी उसमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे लिए क्या होती है, हमारी हेल्थ के लिए क्या होती है, बहुत ही यूज़फुल होती है। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से कोई भी डाउट, अगर कुछ भी डाउट आपको कहीं पे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों अब ये चैप्टर लगभग एक्सप्लेन पूरा हो चुका है। इसमें कहीं पर भी आपको समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। थोड़े से कीवर्ड हैं, इनको समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने कीवर्ड समझ भी लिए होंगे इस चैप्टर से। पहला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, सेकंड है एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ग्रेनरीज क्या होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, इरिगेशन मेथड्स क्या होते हैं, खरीफ की फसल क्या होती है, मैन्योर्स क्या होते हैं, प्लू क्या होता है, रबी की फसल क्या होती है। बच्चों ये सारी चीज़ें आप लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सीड समझ में आ गया, सिलेक्शन ऑफ सीड भी समझ में आ गया, सिलो समझ में आ गया, सोइंग समझ में आ गया, स्टोरेज समझ में आ गया, थ्रेसिंग समझ में आ गया, वीड्स वीडिसाइड समझ में आ गया। बच्चों ये सारी चीज़ें, विनोइंग क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई है। अगली वीडियो में बच्चों इसकी एक्सरसाइजेस समझाई जाएगी। चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब